गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक वोकैब बिल्डिंग सीरीज शुरू किया था टॉप कन्फ्यूजेबल्स के नाम से। उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो ऐसे वर्ड हैं जिनके उच्चारण एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। आज का ये वीडियो उस वीडियो का आगे का भाग है, तो आज हम टॉप कन्फ्यूजेबल्स को आगे लेके चलते हैं। आज का हमारा जो पहला जो होमोफोन्स होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफाई और एक और है डिफाई। देखिए, इसके उच्चारण में ना हल्का सा स्ट्रेस का अंतर है। दोनों को पढ़ेंगे डिफाई, लेकिन इसका जो करेक्ट उच्चारण होगा इसको पढ़ेंगे डिफाई, इसको पढ़ेंगे डिफाई। ठीक है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को डिफाई करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी बात नहीं सुनता है, वो उसकी अवज्ञा करता है। अगर आप किसी व्यक्ति, किसी नियम कानून की अगर आप अवज्ञा करते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं, तो आप उसको डिफाई करते हैं। तो डिफाई का जो डिफाई पार्ट ऑफ स्पीच से देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच से ये वर्ब है। डिफाई का अर्थ होता है आज्ञा नहीं मानना। तो इसके और दूसरे क्या साइन हो सकते हैं? तो इसके एक साइन हो सकता है डिसओबे, डिसरिगार्ड। मतलब अगर आप किसी को डिसओबे और डिसरिगार्ड करते हैं तो आप उसकी बात नहीं मानते हैं, आप उसकी अवज्ञा करते हैं, आप उसका पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इस पर एक सेंटेंस हम लोग डील करके इसके यूजेज को समझा जाए। देखिए, क्या होता है कि जो आजकल के जो लोग हैं, वो जैसे कि सरकार ने कोविड गाइडलाइन निकाला। ठीक है, सरकार तो कोविड गाइडलाइन निकाल दिया, लेकिन लोग इसकी अवज्ञा करते हैं, इसकी बात नहीं मानते हैं, सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि लोग चलिए इसको देखा जाए, जो लोग हैं वो कोविड गाइडलाइंस की अवज्ञा कर रहे हैं, मतलब उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम अगर डील करेंगे तो किस प्रकार ये लाइन बनेगा? पीपल आर कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए, अब अवज्ञा करने के लिए बोर्ड पर हमारे तीन वर्ड है, डिफाई, डिसोबे और डिसरिगार्ड। ठीक है, हम इसमें किसी भी हम वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा मूल वर्ड जो है वो डिफाई है, अतः हम इसको लेके चल रहे हैं। पीपल आर, चलिए डिफाइन में आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। पीपल आर डिफाइन क्या? कोविड गाइडलाइंस। पीपल आर डिफाइन कोविड गाइडलाइंस। तो इस डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, बात नहीं मानना। इसका अगर हम अर्थ लिखना चाहते हैं तो हम अर्थ लिख सकते हैं। चलिए, इसके अपोजिट पर हम ध्यान देते हैं कि डिफाई का अपोजिट क्या होगा। अगर आप किसी का अवज्ञा करते हैं तो उसका विपरीत ये होना चाहिए कि आप उसकी पालन करते हैं, आप उसकी बात मानते हैं। तो देखिए, अब यहीं से हम डिस हटा देंगे तो हमें एंटो प्राप्त हो जाएंगे। तो एक इसका एंटो ओबे होगा और एक इसका एंटो, जो अगर यहां से डिस हटा देते हैं तो हमें जो शेष वर्ड मिलेंगे वो एंटोनिम्स के रूप में काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ढंग का वर्ड लिखा जाए। ठीक है, इसके एंटो ओबे भी हो जाएंगे, डिसरिगार्ड भी हो जाएंगे, लेकिन हम कुछ दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पालन करने के लिए एक वर्ड बढ़िया वर्ड है कंप्लाई, एबाइड। ठीक है ना, ये दो बढ़िया वर्ड हैं पालन करने के लिए। अगर आप कोविड गाइडलाइंस की पालन करते हैं तो आप उसको कंप्लाई करते हैं, आप उसको एबाइड करते हैं। तो कंप्लाई और एबाइड का हिंदी हो जाएगा पालन करना। इसके अतिरिक्त हम इनसे भी हम एंटोनिम्स निकाल सकते हैं। इसका और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ओबे हो जाएंगे और रिगार्ड हो जाएंगे। तो डिफाई का अर्थ होता है अवज्ञा करना, बात नहीं मानना। चलिए इस डिफाई को देखते हैं, इस डिफाई का क्या अर्थ है। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को डिफाई करते हैं तो आप उसकी बहुत सम्मान करते हैं, आप उसको देवता की तरह पूजते हैं। ठीक है, डिफाई का मतलब होता है अति सम्मान दिखाना, किसी व्यक्ति को देवता की तरह पूजा करना। तो अब इसके लिए ये पार्ट ऑफ स्पीच से ये भी वर्ब है डिफाई। ठीक है ना, इसके लिए हम लिख सकते हैं वेनिरेट। अगर आप किसी को वेनिरेट करते हैं, आप उसको अति सम्मान दिखलाते हैं, आप उसकी एक तरह से पूजा करते हैं। ठीक है ना। ग्लोरीफाई इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए, इसके अर्थ हो गए पूजा करना, अति सम्मान देना। ठीक है, अगर आप इसको डिफाई करते हैं, आप उसको अति सम्मान देते हैं, आप उसकी एक तरह से पूजा करते हैं। चलिए इस पर एक सेंटेंस डील किया जाए। ठीक है,
देखिए आज हमारे देश में क्रिकेट की क्या स्थिति है। क्रिकेट का कप्तान, क्रिकेट की टीम का कप्तान कौन है, भारतीय टीम का कप्तान कौन है, ये आपको बच्चा बच्चा बता देगा। लेकिन भारतीय टीम में फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है, इसको कोई नहीं जानता है। मैं भी नहीं जानता हूं कि भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है, भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है। यानी कि भारत के अंदर क्रिकेटर्स क्या होते हैं, एक तरह से देवता की तरह पूजे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। भारत में क्रिकेटर्स पूजे जाते हैं, इस लाइन पैसिव है, लाइन पैसिव वॉइस है। तो इसको अगर हम बनाना है तो हम फिर कैसे लिखेंगे, क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स और लाइन पैसिव वॉइस से बनेगा। सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ये स्ट्रक्चर है, हम इसी पर इसको डील कर रहे हैं। क्रिकेटर्स आर पूजा करने के लिए देखिए दो वर्ड है हमारे पास यहाँ पर, डिफाई, वेनिरेट और ग्लोरीफाई। हम मतलब हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो क्रिकेटर्स आर डिफाई का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्रिकेटर्स आर डिफाइड, सॉरी क्रिकेटर्स आर डिफाइड इन इंडिया। तो ये दो होमोफोन हो गए, डिफाई और डिफाई। अगर आप ऊपर पे डिफाई अगर किसी की करते तो आप उसकी बात नहीं मानते, आप उसकी अवज्ञा करते हैं। और इस डिफाई का मतलब होता है पूजा करना, अति सम्मान देना। चलिए ठीक है, अब इसके जो अपोजिट थे वो थे कंप्लाई। इसके अपोजिट भी कुछ संभव है, कुछ लिखे जा सकते हैं इसके अपोजिट। तो चलिए इसका अपोजिट होगा डिमोनाइज। देखिए अगर आप किसी को डेमोनाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको खलनायक बना देते हैं एक तरह से। पूजा करने का उल्टा क्या होगा, किसी को अति सम्मान देने का उल्टा क्या होगा कि आप उसको विलेन बना देते हैं। तो डिमोनाइज का शाब्दिक अर्थ होता है खलनायक बनाना। तो हम समझते हैं कि हमारा ये जो होमोफोन्स के पेयर हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात को हम यहां से आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो होमोफोन है वो है आपका डीमर। देखिए एक होमोफोन है डीमर और एक होमोफोन है डीम्योर। देखिए अगर आप किसी चीज को डीमर करते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं, आप उस पर आपत्ति जताते हैं। तो डीमर जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये एक वर्ब है, डीमर एक वर्ब है। डीमर का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल शब्दों में लिखे तो इसका हम साइनो लिख सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट मतलब इसका सिंपल अगर हिंदी लिखें तो आपत्ति जताना, ठीक है ना, एतराज करना या एतराज जताना, एतराज करना तो एतराज जताना। ठीक है ना, अगर आप किसी चीज पर डीमर करते हैं आप उस पर एतराज जताते हैं। चलिए ये डिम्योर क्या होता है, थोड़ा सा इस डिम्योर को देखा जाए। देखिए अगर आप किसी, ये जो वर्ड है ना ये खास तौर पर किसी वुमेन या गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ये डीमर वर्ब है, इसका उच्चारण करेंगे डीमर, इसका उच्चारण करेंगे डिम्योर। ठीक है, तो अब ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। ठीक है, डिम्योर एडजेक्टिव है। तो डिम्योर का मतलब क्या होता है, ये किसी गर्ल या वुमेन, देखिए ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ खास वर्ड होते हैं जो कुछ खास लोगों के लिए आते हैं। तो ये जो डिम्योर जो है ना, ये गर्ल या वुमेन के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं। ये देखिए ये अर्थ नहीं मैं लिख रहा हूं, ये मामला है जहां पर हम इस वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है ना, मतलब हम किसी मैन के लिए डिम्योर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये खास मतलब ये खास वर्ड है जो कि गर्ल और वुमेन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यदि कोई महिला या कोई लड़की अगर डिम्योर है, इसका मतलब है कि वो शांत रहती है और सीरियस रहती है। ठीक है ना, इसका जो अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होगा, सरल भाषा में लिखें तो शांत एवं गंभीर। ठीक है ना, यदि कोई महिला यदि डिम्योर है तो वो शांत और गंभीर रहती है। ठीक है, तो डिम्योर एडजेक्टिव है और ये गर्ल और वुमेन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, तो थोड़ा सिनोनिम्स देख लिया जाए। मोडेस्ट, मोडेस्ट इसके सिनोनिम्स होंगे साई, या इसको अगर समझा के लिखने की बात करें तो कैसे लिखेंगे, क्वाइट, शांत एंड सीरियस। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन हुआ। देखिए इतना बड़ा साइनो नहीं है, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है।
जो वर्ड को सरल शब्दों में समझा रहा है। यदि कोई महिला यदि वो डिम्योर है, इसका मतलब है कि वो क्वाइट रहती है, शांत रहती है और सीरियस रहती है। जैसे कि हम सिंपली अगर हम एक सेंटेंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, वो एक गंभीर रहने वाली महिला है, गंभीर मुद्रा में रहती है। कैसे इसको लिखेंगे? सी इज ए डिम्योर लेडी, सी इज ए डिम्योर लेडी। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। डिमर, इतराज जताना, आपत्ति जताना, कैसे इसको नोट करेंगे हम? चलिए इसका हिंदी निकाला जाए। इसका हिंदी क्या होगा? सरल भाषा में लिखा हुआ है, सी डिमर्ड स्लैपिंग द चाइल्ड। इसका हिंदी ये हुआ कि उसने बच्चे को थप्पड़ मारे जाने का, ठीक है ना, विरोध किया, उस पर इतराज जताया कि बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा गया। तो डिमर का मतलब होता है आपत्ति जताना, डिम्योर का मतलब होता है, ठीक है ना, शांत एवं गंभीर। चलिए इसके एंटोनिम्स की बात कर लिया जाए। इसका एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? इसका एंटोनिम्स संभव नहीं है डिमर का, लेकिन इसका एंटोनिम्स संभव है, ठीक है ना। इसके अपोजिट क्या होंगे? सेमलेस, सेमलेस, या एक तरह से हम और बढ़िया वर्ड लिख सकते हैं ब्रेजेन, ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है बेशर्म, मतलब उसको किसी प्रकार की शर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डिमर और डिम्योर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो होमोफोन है वह है डिवाइस, और ये है डिवाइस। थोड़ा इन अब दो होमोफोन्स को देखा जाए, इनका उच्चारण एक जैसा है, डिवाइस, डिवाइस। देखिए ये जो पार्ट ऑफ स्पीच से जो डिवाइस है ना, ये नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच से ये नाउन है। डिवाइस का मतलब क्या होता है? देखिए किसी उपकरण या मशीन को ना हम डिवाइस कहते हैं, किसी तरह के। जैसे देखिए ये क्या एक डिवाइस है, हमारा सेल फोन क्या एक डिवाइस है, ब्लूटूथ क्या होता है? एक डिवाइस है। किसी तरह के मशीनी चीज को हम डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो डिवाइस के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टूल्स, ठीक है ना। डिवाइस के सिनोनिम्स हो जाएंगे टूल्स, उपकरण या यंत्र कह लीजिए। तो कोई भी मशीनी जो चीज होता है ना, एक डिवाइस होता है। चलिए ये डिवाइस एक वर्ब है, ये डिवाइस एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है, ठीक है ना। डिवाइस का अर्थ होता है इजाद करना, बनाना, आविष्कार करना। अगर आप कोई चीज को डिवाइस करते हैं, आप उससे बनाते हैं, तो बनाने के लिए, आविष्कार करने के लिए एक वर्ड हम लिख सकते हैं इन्वेंट। मतलब अगर आप किसी चीज को बनाते हैं, इसका आविष्कार करते हैं, तो आप उसको डिवाइस करते हैं, ठीक है। कोई प्लान, कोई आइडिया, कोई चीज यदि आप बनाते हैं तो आप उसको डिवाइस करते हैं। डिवाइस का अर्थ होता है बनाना, इजाद करना। देखिए कॉमन एरर में ना इनका बहुत बड़ा रोल है, जरूरत होगा इसका, यूज कर देगा ये। जैसे आप इस एक वाक्य को देख सकते हैं, पास्कल डिवाइस्ड कैलकुलेटर। आप इस सेंटेंस पर विचार कीजिए, पास्कल डिवाइस्ड कैलकुलेटर। पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया, यहां पर बनाने का सेंस है, यहां पर आविष्कार करने का सेंस है कि पास्कल ने कैलकुलेटर आविष्कार किया। लेकिन देखिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है? नाउन का रूप इस्तेमाल किया गया है। वर्ड क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। आविष्कार करने का यहां सेंस है, यहां पर उपकरण या औजार का सेंस नहीं है। तो जरूरत है वर्ब का, लेकिन दिया गया है नाउन। दूसरी बात क्या है? नाउन में ईडी नहीं लगता है, ईडी लगता है वर्ब में, ठीक है। यानी कि हमारा जो ये यूज है डिवाइस का, वो गलत यूज है, ठीक है ना। इस जगह पर ये वाला डिवाइस होना चाहिए। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? पास्कल डिवाइस्ड कैलकुलेटर, पास्कल ने कैलकुलेटर बनाया। एक दूसरा और सेंटेंस लेते हैं इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। देखिए क्या हम लिख सकते हैं? द कैरेक्टर ऑफ मुगली। मुगली एक पात्र का नाम है, आपने कभी सुना होगा, जंगल बुक का एक पात्र है मुगली, है ना। एक छोटा बच्चा है जो जंगल में रहता है, उसका नाम है मुगली। द कैरेक्टर ऑफ मुगली वाज डिवाइस्ड बाई, बताया जाए, ट्राई करें तो क्या बता सकते हैं कि जो मुगली पात्र था, ठीक है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया पात्र था, ठीक है ना। तो ये पात्र बनाया गया था किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग का किताब है जंगल बुक, ठीक है ना, जंगल बुक। और यही जो मुगली है वो जंगल बुक का पात्र है। तो इसका हिंदी कैसे निकलेगा कि जो मुगली जो पात्र है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा बनाया गया। तो हम समझते हैं कि हमारी ये डिमर और हमारी ये डिवाइस अब क्लियर हो गया होगा।
चलिए बच्चों, तो बात को हम आगे लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो होमोफोन है वो है इलिसिट एंड इलिसिट। देखिए ये दोनों को हम एक ही उच्चारण पढ़ेंगे, इलिसिट और इलिसिट, ठीक है ना। दोनों का एक ही तरह से उच्चारण करेंगे, इलिसिट और इलिसिट। देखिए ये इलिसिट जो है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। इलिसिट का मतलब होता है किसी तरह की जानकारी, किसी तरह की सूचना को प्राप्त करना। मतलब अगर आप किसी जानकारी या सूचना को प्राप्त करते हैं तो आप उसको इलिसिट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं? प्राप्त करने के लिए कॉमन वर्ड है ऑब्टेन। अगर आप किसी चीज को ऑब्टेन करते हैं, आप उसको प्राप्त करते हैं। तो इलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी से कोई बात उगलवाना, ठीक है। एक इसको इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं इलिसिट को बेहतर समझने के लिए। चलिए सेंटेंस का थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण देखा जाए। द पुलिस फेल्ड टू इलिसिट एनीथिंग फ्रॉम द थीफ। यानी कि पुलिस चोर से कोई सूचना प्राप्त करना चाहती थी, कोई बात उगलवाना चाहती थी, लेकिन पुलिस उस चोर से किसी प्रकार का बात नहीं उगलवा सकी। तो इलिसिट का मतलब होता है कोई बात, किसी से कोई बात उगलवाना, कोई भेद जानना, ठीक है ना, कोई किसी तरह का सूचना प्राप्त करना। चलिए थोड़ा सा इस इलिसिट को देखा जाए। इस इलिसिट का क्या मतलब है? देखिए यदि कोई चीज अगर इलिसिट है तो वो गैर कानूनी है, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ स्पीच से ये इलिसिट एडजेक्टिव होंगे। अब चलिए गैर कानूनी के लिए हमारे पास कितने वर्ड हैं, ठीक है ना। अगर हमें कहना है कि कोई चीज गैर कानूनी है तो उसके लिए कितने वर्ड है, तो उसके लिए कुछ वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। अनलॉफुल, इलीगल, और एक वर्ड है इलेजिटिमेट। ये वर्ड है इल, इसको पढ़ेंगे कैसे? इलेजिटिमेट, ठीक है। तो यदि कोई चीज यदि अवैध है, नाजायज है, गलत है, तो वो चीज इलिसिट है। इलिसिट का अगर शाब्दिक अर्थ कहें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा गैर कानूनी, ठीक है ना। इलिसिट का अर्थ होगा गैर कानूनी। इस पर एक सेंटेंस बनाया जाए। चलिए ये थोड़ा वाक्य को देखा जाए। कह रहा है क्या? ही वॉज अरेस्टेड फॉर पॉसेसिंग इलिसिट ड्रग्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किस बात के लिए? किस बात के लिए गिरफ्तार किया गया? तो अवैध गैर कानूनी ड्रग्स को रखने के जुर्म में, ठीक है ना। ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया अवैध ड्रग्स के रखने के जुर्म में। तो इलिसिट का ये यूज हुआ, ठीक है ना। चलिए इसका अब अपोजिट देखा जाए। इसका इलिसिट का अपोजिट क्या होगा? अब इसी में से कुछ आप प्रीफिक्स हटा करके आप इसका एंटोनिम्स क्रिएट कर सकते हैं, एंटोनिम्स बना सकते हैं। देखिए अब इसके एंटोनिम्स आपके बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लॉफुल, लॉफुल, लीगल और लेजिटिमेट। तो इसको अगर हम हिंदी में अगर कहें तो क्या हो जाएगा? वैध, जायज। ये इलिसिट का यूज है। देखिए एक बात और इलिसिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो अवैध, जो गैर कानूनी, अवैध या गैर कानूनी जो रिलेशनशिप होते हैं उसके लिए केवल और केवल इलिसिट का इस्तेमाल होगा। उसके लिए अनलॉफुल नहीं होगा, उसके लिए इलीगल नहीं होगा, और उसके लिए इलेजिटिमेट नहीं होगा। देखिए कुछ ग्रेजुएट लेवल एग्जाम ऐसे होते हैं ना जिसमें बहुत ही करीब में ऑप्शन रखा जाता है, ठीक है ना, बहुत करीब करीब ऑप्शन रखा जाता है। उन सब का मोटा मोटी अर्थ एक ही होता है। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, एक सेंटेंस में क्रिएट कर रहा हूं।
चलिए आप इस वाक्य को थोड़ा देखिए, करेंगे ही हैज एन रिलेशन विथ हिज सेक्रेटरी, उसका उसके सेक्रेटरी के साथ एक गैर कानूनी एक नाजायज संबंध है। अब ऑप्शन इसमें दे दिया गया है, पहला ऑप्शन है अनलॉफुल, सेकंड ऑप्शन है इलीगल, थर्ड ऑप्शन है इलिसिट, और फोर्थ ऑप्शन आप कोई और ले लीजिए। ओके, तो देखिए बैंकिंग जो पीओ है या एमबीए है या जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स है ना, उसमें बहुत नजदीक नजदीक ऑप्शन रखा जाता है, ठीक है ना। अब ये सभी का तो मतलब गैर कानूनी है, इन तीनों का जो अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो तीनों का अर्थ नाजायज है, लेकिन हमें एक ही वर्ड यहां पर रखना है और एक ही वर्ड ही रख सकते हैं। तो इस खास तौर पर ऐसे रिलेशनशिप के साथ अगर हमें अवैध बताना है तो फिर अनलॉफुल नहीं आएंगे, इलीगल नहीं आएंगे, तो जो आएंगे वो वर्ड होंगे इलिसिट। यानी कि अगर कोई रिलेशनशिप अगर अवैध रिलेशनशिप है तो वो जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, इलिसिट होगा, ठीक है ना। वो जो रिलेशनशिप होगा वो इलिसिट होगा। तो इलिसिट का ये यूज रहा, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, और इसके अपोजिट जो हो जाएंगे वो लॉफुल, लीगल और लेजिटिमेट हो जाएंगे। तो हम समझते हैं कि हमारा ये होमोफोन अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, हम बात को आगे की ओर लेके चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट होमोफोन है वह है एलिजिबल और एक इलेजिबल। देखिए ये दोनों का उच्चारण मिलता जुलता है, मिलता जुलता है उच्चारण वाले वर्ड को क्या कहते हैं, होमोफोन। तो चलिए एक हमारा वर्ड है इलेजिबल, इसको पढ़ेंगे इलेजिबल और इसको पढ़ेंगे इलेजिबल। थोड़ा सा इस पर ना जोर डालेंगे, इलेजिबल। देखिए इलेजिबल क्या है ना, पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, एडजेक्टिव है, और यदि इसके बाद यदि प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो प्रीपोजिशन इसके साथ क्या होगा, फोर होगा अथवा टू होगा। यानी कि जब नाउन इसके बाद आएगा तो फोर, और वर्ब होगा तो हम टू का यूज करेंगे। देखिए अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके योग्य हैं, आप उसके लायक हैं। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, इसको सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है योग्य। चलिए अब योग्य के लिए हमारे पास और कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो इसके लिए हम एक लिख सकते हैं क्वालिफाइड। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए क्वालिफाइड है इसका मतलब है कि उसके लिए वो योग्य है, तो एलिजिबल का साइन होगा क्वालिफाइड। चलिए अब हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, इसके यूजेस को समझने के लिए हम एलिजिबल का कैसे यूज करेंगे, जैसे देखिएगा कहा गया है ही इज एलिजिबल द पोस्ट, वह पद के लायक है, ठीक है ना, वो पद के योग्य है। अब यहां पर हमें देखना है कि हमें फोर का यूज करना है कि टू का यूज करना है। तो पोस्ट क्या है, पोस्ट एक नाउन है, ये आपको समझना होगा। पोस्ट क्या है, एक नाउन है, और जब नाउन हो तो एलिजिबल अपने साथ क्या लेगा, फोर लेगा। तो हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अगर यहां पर अगर वर्ब होता तो फिर यहां पर हम टू का इस्तेमाल करते, तो ये एलिजिबल का यूज हुआ। चलिए अब यहां से हम देखते हैं इलेजिबल। देखिए यदि कोई चीज इलेजिबल है, खासतौर पर हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे हैंडराइटिंग जिसको पढ़ पाना कठिन हो वो हैंडराइटिंग कहलाता है इलेजिबल। मतलब इलेजिबल का अर्थ क्या होता है, अगर सिंपल अगर भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है अपठनीय, क्या, लिखावट। ये मतलब ये जो वर्ड हो है ना, ये राइटिंग के लिए वर्ड आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से क्या होंगे, ये एडजेक्टिव होंगे, और ये यूज कहां किए जाएंगे, जहां पर मामला राइटिंग का होगा। देखिए ये मैं अर्थ नहीं लिख रहा हूं, ये मामला है जहां पर हम इलेजिबल का यूज करेंगे। इलेजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ पाना कठिन हो। गंदी लिखावट, गंदे लिखावट के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे, अगर हमें कहना कि गंदे लिखावट, एक सरल भाषा में हम लिखें गंदे लिखावट, इसको हम क्या लिखेंगे, इलेजिबल, इलेजिबल हैंडराइटिंग, इसको हम लिखेंगे इलेजिबल हैंडराइटिंग, जिसको पढ़ पाना कठिन हो। चलिए अब इसके अपोजिट की अगर हम बात करें कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो अब देखिए यहां से अगर आप आईएल हटा देते हैं ये प्रीफिक्स, तो हमारा बन गया लेजिबल, यानी कि सुंदर लिखावट के लिए फिर अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लेजिबल राइटिंग, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या निकल जाएंगे, इसके जो अपोजिट निकलेंगे वो होंगे लेजिबल। लेजिबल का हिंदी क्या हो करेंगे, पठनीय, जिसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें, एलिजिबल को कैसे एक्सप्लेन करें, डिफिकल्ट
डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब जिसको समझ पाना, पढ़ पाना, या डिफिकल्ट टू रीड जिसको पढ़ पाना, समझ पाना कठिन हो। ठीक है ना, अंडरस्टैंड हटा दिया जाए ज्यादा बेहतर है। मतलब इसका सही जो एक्सप्लेनेशन होगा ऐसे होगा, डिफिकल्ट टू रीड जिसको पढ़ पाना कठिन हो। समझने वाली बात यानी है ना, इतनी गंदे लिखावट है कि आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो जो राइटिंग होगा वो इलिजिबल राइटिंग होगा। जैसे आप ये लाइन देखिए, एक सेंटेंस इस पर कंप्लीट बनाया जाए। कोई स्टूडेंट है, ही गॉट पुअर मार्क्स, उसको खराब अंक मिला, किस वजह से? के कारण। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, ठीक है, ड्यू टू का अर्थ है के कारण। किस वजह से उसे खराब अंक मिला? तो गंदे हैंड राइटिंग के वजह से, गंदे लिखावट के वजह से उसे खराब अंक मिला। तो ये हमारा इलिजिबल और इलिजिबल रहा। हमारा नेक्स्ट होमोफोन है, देखिए एक वर्ड है इंश्योर और एक वर्ड है इंश्योर। देखिए दोनों को हम एक ही तरह से पढ़ रहे, इंश्योर और इंश्योर। इस इंश्योर का मतलब होता है ना सुनिश्चित करना। अगर आप कोई चीज को इंश्योर करते हैं, आप उसे सुनिश्चित करते हैं। पार्ट ऑफ एसपी से ये क्या होगा? वर्ब होगा, क्रिया है ना, सुनिश्चित करना, करने का बोध है। जहां करना, होना, ये सब का बोध हो जाए वो सभी वर्ब होते हैं। तो इंश्योर को अगर हम किस तरह से लिखेंगे, अगर इसको शाब्दिक अगर अर्थ लिखना है तो सुनिश्चित करना, ठीक है। अगर आप किसी चीज को इंश्योर करते हैं, आप उसे सुनिश्चित करते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या लिख सकते हैं? सिनोनिम्स तो कुछ है नहीं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? टू मेक डिफिनिट, ठीक है ना, किसी चीज को डिफिनिट कर देना। छोटा सा अगर वर्ड लिखे तो लिख सकते हैं टू गारंटी, ठीक है। अगर आप किसी चीज को इंश्योर करते हैं, आप उसे सुनिश्चित करते हैं। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, चलिए ये क्या कर रहा है कि उसकी मदद ने मेरी सफलता को सुनिश्चित कर दिया। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको जानकारी है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कैसे बनाएंगे? चलिए, ही पहले सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब करेंगे, सुनिश्चित कर देना। ये सुनिश्चित करना क्या है? वर्ब है, ओके। तो इसके लिए क्या हम एक छोटा सा वर्ड लेके चलते हैं, इंश्योर। तो कैसे लिखेंगे? पहले उसकी मदद पर इतना उठाते हैं, ये गलत हो गया, ही नहीं होना चाहिए, हीज होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा सब्जेक्ट यहां से यहां तक है, केवल उसकी सब्जेक्ट नहीं है, यहां से यहां तक है, उसकी के साथ मदद भी है। तो कैसे लिखेंगे? हिज हेल्प, ओके। चलिए अब यहां पर V2 की जरूरत है, इंश्योर्ड, उसकी मदद ने, इतना तो हो गया। चलिए, क्या मेरी सफलता को सुनिश्चित कर दिया, माई सक्सेस। तो ये रहा इंश्योर का यूज। थोड़ा सा अब इस इंश्योर के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये इंश्योर के बारे में बड़ी बात क्या है, इसका अर्थ कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, इसका अर्थ का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, इसका ज्यादा वैल्यू है। तो हम ये जान ले कि इंश्योर अपने साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट लेगा। यानी कि अगर इंश्योर का इस्तेमाल करते हैं और यदि हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो वो अगेंस्ट होंगे। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन वैरी नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, ये जैसे वैसे रहेंगे। ये थोड़ा समझ लिया जाए। ये अगर ये प्लस जहां मैं लिख दिया, जहां प्लस अंग्रेजी में पता नहीं क्या होता है, प्लस जहां मैंने लिख दिया वो समझिए वो फिक्स बात है, किसी भी कंडीशन में वो नहीं चेंज हो गया। अभी मैंने एलिजिबल के साथ क्या पढ़ाया? एलिजिबल के साथ पढ़ाया कि इसके साथ प्रीपोजिशन क्या होगा? फॉर या टू। तो टू और फॉर ही लेगा, कुछ दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगते हैं, सारे के साथ नहीं है। देखिए इसके साथ मैंने किसी तरह का फिक्स प्रीपोजिशन नहीं बताया। तो जैसा हिंदी होगा वैसा अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन इनके साथ ना फिक्स प्रीपोजिशन है। फिर हिंदी प्रीपोजिशन का हम लोग हिंदी कैसे समझते हैं? को, में, से, पर, लिए। देखिए अब इसके जो अंग्रेजी होते हैं ना, ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं।
को का अंग्रेजी कुछ और होगा, मे का कुछ और होगा, से का कुछ और होगा, सबके अलग अलग इंग्लिश हैं, ठीक है। लेकिन इंश्योर को हम किस तरह से देखेंगे, इंश्योर एक वर्ड होगा, अब इसके साथ हिंदी चाहे मे हो, चाहे को हो, चाहे से हो, चाहे कुछ भी हो, इसके साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट ही लगेगा। ये बात एकदम फिक्स बात है, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। इंश्योर का मतलब क्या होता है, अगर सरल हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होता है बीमा करना। बीमा करना क्या होता है आप समझते हैं, बीमा करना क्या होता है आप समझते हैं, इसकी कोई एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है ना। अब इस पर सेंटेंस हम डील कर देते हैं। तो चलिए अब अगर हमें करना है, उसने अपने घर का बीमा आग एवं चोरी से किया। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है ना, देखिए अब हिंदी को आप मत देखिए, इसके भाव को समझिए। उसने अपने घर का बीमा किससे किया, आग और चोरी से। मतलब यदि उसके घर में आग लग जाए, यदि उसके घर में चोरी हो जाए, तो जो बीमा कंपनियां हैं उसको मुआवजा देगी। तो वो मुआवजा किसके लिए देगी, आग और चोरी के लिए। मान लीजिए हम केवल अगर चोरी लिखते हैं, आग नहीं लिखते, तो इसका मतलब घर में अगर आग लग जाता तो पैसा नहीं मिलेगा। आप जिसके प्रति आप बीमा कराएंगे आपको उसी के प्रति आपको पैसा मिलेगा, अगर वो चीज होता है तो। हम चलिए यहाँ पर दोनों लिख देते हैं, आग और चोरी दोनों हम लिख देते हैं। चलिए इसको हम कैसे अब डील करेंगे, उसने अपने घर का बीमा आग और चोरी से किया। चलिए ही सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 ही। चलिए अब यहाँ बीमा किया, पहले आग और चोरी से ना, मतलब उसने अपने घर का बीमा आग और चोरी से किया, तो पहले क्या उठाएंगे, बीमा किया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, वर्ब क्या, इंश्योर है। चलिए मैंने यहां लिख दिया ही इंश्योर्ड क्या, हिज हाउस। उसने अपने घर का बीमा किया, हिज हाउस। अब आग और चोरी से का अंग्रेजी तो वैसे फ्रॉम होता है, से का तो वैसे अंग्रेजी फ्रॉम होता है, लेकिन यहां पर इंश्योर क्या लेगा ये हमें देखना है। हमें से को नहीं देखना है कि से का अंग्रेजी फ्रॉम होता है, हमें ये देखना है कि इंश्योर क्या लेगा। तो इंश्योर अगेंस्ट लेगा, इंश्योर्ड हिज हाउस अगेंस्ट, ठीक है। आग के लिए क्या लिखेंगे, फायर, और चोरी के लिए क्या लिखा जाएगा, थेफ्ट। तो पूरा हमारा वाक्य इस तरह से बना, he insured his house against fire and theft। चलिए तो अब इंश्योर के बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला जो होमोफोन है, देखिए एक वर्ड है होड और एक वर्ड है होड, दोनों को होड पढ़ेंगे, ठीक है ना, दोनों को होड पढ़ेंगे। देखिए होड क्या होता है ना, देखिए ऊपर वाला जो होड है उसका मतलब होता है, दोनों को पढ़ेंगे होड होड, थोड़ा ध्यान दिया जाए है ना, दोनों का उच्चारण होगा होड होड। तो ऊपर वाले होड का मतलब क्या है कि किसी चीज का ढेर, खजाना, या कोई चीज का बड़ा समूह, जैसे कि खासतौर पर खाने पीने वाले सामान या कोई कीमती वस्तु का जो खजाना या ढेर होता है ना, वो होड होता है। होड को कैसे लिखेंगे, अगर सिनोनिम से लिखना होगा कैसे लिखेंगे, स्टोर, कलेक्शन, ठीक है ना। और एक वर्ड है कैच, इसका हिंदी होता है अगर सिंपल भाषा में लिखें तो ढेर, खजाना, ठीक है ना, ये होता है। जैसे कि अगर हमको कहना है कि सोने के सिक्के का खजाना, किसी के घर पर छापा मारा गया, सीबीआई ने छापा मारा और बहुत सारे सोने के सिक्के निकले, तो सोने के सिक्के का वो क्या था, ढेर था जो उसने छिपा के रखा था। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको कहना है कि सोने, अगर हमको ऐसे कहना है, थोड़ा इसको इस तरह से देखा जाए, अगर हम ऐसे लिखते हैं सोने के सिक्कों का ढेर या खजाना, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ए होड ऑफ, ये होड, ये नहीं, इसका मतलब ढेर नहीं होता है, ढेर इसका मतलब होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, यही सब कंफ्यूजिंग है, ये बेहद ही कंफ्यूजेबल्स, इसका नाम ही है टॉप कंफ्यूजेबल्स। अभी बोर्ड है, सारा चीज समझ में आ रहा है, लेकिन जब यही क्वेश्चन पेपर के रूप में जब आपको मिलेगा ना एग्जामिनेशन में, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि सुनिश्चित करना का इंश्योर होता है, लेकिन कौन सा इंश्योर होता है आप तय नहीं कर पाइएगा। हम पढ़े हैं कि कहीं सुनिश्चित करने का अर्थ होता है, अंग्रेजी होता है इंश्योर, लेकिन कौन सा इंश्योर होता है यही कंफ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए इसका नाम है कंफ्यूजेबल्स या कंफ्यूज्ड वर्ड्स। तो चलिए अब हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको कहना है सोने के सिक्कों का ढेर या खजाना, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, होड ऑफ, ठीक है ना, गोल्ड क्वाइंस। कैसे लिखेंगे, होड ऑफ गोल्ड क्वाइंस। तो चलिए इस होड का मतलब होता है खजाना या ढेर। अब इस थोड़ा होड को देखा जाए, इस होड का क्या मतलब है। ये भी होड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। देखिए
जो लोगों का एक बहुत भारी जो झुंड होता है ना, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, उसको हम होड़ कहते हैं। होड़ मतलब झुंड, लेकिन लोगों का, ठीक है ना। लोग जो है ना वो अकेले नहीं है, झुंड में है वो, तो वो होड़ में है। मतलब होड़ का मतलब झुंड, इसको सरल भाषा में समझे तो झुंड जानवरों का नहीं, झुंड लोगों का। तो अगर इसको हम तोड़ के लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। इसको आप सरल भाषा में झुंड समझिए, ठीक है। जैसे कि अब हम एक सेंटेंस इस पर डील कर रहे हैं। चलिए आप इस लाइन को देखिए, क्या कह रहा है ये वाक्य? कुंभ मेले में जो तीर्थयात्री होते हैं, एक दो आते हैं, उनका एक सैलाब आता है, ठीक है ना। तीर्थयात्रियों का एक सैलाब आता है, एक झुंड के झुंड तीर्थयात्री आते हैं, झुंड में आते हैं। वो एकल और ये ग्रुप में, वो एक या दो के ग्रुप में नहीं आते, एक बहुत बड़े झुंड में आते हैं। हमको ऐसा बात लिखना है, ठीक है। सच्चाई क्या है उससे लेना देना नहीं है, एक सेंटेंस है कि कुंभ मेले में तीर्थयात्री झुंड के झुंड आते। कैसे लिखेंगे इसको? अगर लिखना है कि कुंभ मेले में, इन कुंभ फेयर, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे? तीर्थयात्री झुंड के झुंड आते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको? कहते हैं पिलग्रिम्स। तीर्थयात्री के लिए वर्ड है वो है पिलग्रिम्स। आते हैं, एक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्न अप। और किस में? झुंड में ना, इन होड, इन होड। तो हमारा होड पर ये सेंटेंस रहा। अब हम अगला हम अपना होमोफोन लेके चलते हैं। होड के बाद देखिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है इनसाइट। हमारा अगला जो है होमोफोन ये इनसाइट है। और एक इनसाइट और हम ले लेते हैं, एक इनसाइट आपका ये है। ये दो इनसाइट को हम लोग थोड़ा देखते हैं, दोनों को पढ़ेंगे इनसाइट, दोनों को पढ़ेंगे इनसाइट। देखिए इनसाइट का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल अगर हम अर्थ के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है उकसाना, भड़काना। लेकिन क्या भड़काना, क्या उकसाना? हिंसा। ये वर्ड हिंसा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वर्ड जो होते हैं ना हिंसा के मामलों में इस्तेमाल होते हैं, ये जहां तक इस्तेमाल नहीं होंगे, सबका दायरा है। तो अगर आप किसी हिंसा को, किसी दंगे को अगर आप इंसाइट करते हैं, आप उससे भड़काते हैं, आप उसको उकसाते हैं। चलिए अब इस उकसाने और भड़काने के लिए हमारे पास और क्या साइनो हो सकता है? तो बढ़िया साइनो मैं आपको दे रहा हूं, एगॉन। देखिए एगॉन एक फ्रेजल वर्ब है। अगर आप किसी को एगॉन करते हैं, आप उसको उकसाते हैं कुछ करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए आप उसको उकसाते हैं। हमारे पास दूसरा इसका सिनोनिम से वो है इंस्टिगेट। मतलब अगर आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं तो आप उसको उकसाते हैं। तो उकसाने और भड़काने के लिए हमारे पास बोर्ड पर 3 अच्छे वर्ड है। देने के लिए तो मैं और भी दे सकता हूं, लेकिन ये 3 क्वालिटी के वर्ड है, ठीक है। इनसाइट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। चलिए अब इसका अपोजिट क्या होगा? रेस्ट्रेन, है ना, संयम रखना। इस पर एक सेंटेंस डील किया जाए इसको बेहतर समझने के लिए। ये किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया, उस पर दंगा भड़काने का आरोप है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति पर आरोप लगा है कि उसने दंगा भड़काया है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? चलिए उस पर आरोप है, पहले इतना उठाते हैं। आरोप है एक्टिव की पैसिव। कोई व्यक्ति अपने ऊपर आरोप लगाएगा कि लोग उस पर आरोप लगाएंगे, तो लोग उस पर आरोप लगाएंगे। व्यक्ति अपने ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, लोग उस पर आरोप लगाएंगे, तो उस पर आरोप है। ये इतना खंड जो है वो पैसिव वॉइस। चलिए अब पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3, इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं। तो चलिए उस पर दंगा भड़काने का आरोप है, कैसे लिखेंगे? ही इज एक्यूज्ड ऑफ। चलिए अब भड़काने के लिए क्या वर्ड है? इंसाइट, एक ऑन और इंस्टिगेट। लेकिन हम इस वर्ड को लेकर चलते हैं, ये बेहतर वर्ड है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ
इंसाइटिंग राइट, ठीक है ना, राइट मीन्स दंगा। तो हमारा ये इंसाइट रहा। देखिए अब हम इस इंसाइट को लेके चलते हैं। ये इंसाइट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस इंसाइट अपने साथ प्रीपोजिशन, देखिए इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन नहीं था, लेकिन इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होगा। हर वर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहेगा, और कुछ ऐसे वर्ड है जहां पर प्रीपोजिशन हम उनकी हिंदी के अनुसार लेके चलेंगे। जैसा हिंदी होगा वैसा प्रीपोजिशन होगा। लेकिन अब इसके साथ मैं प्लस देने जा रहा हूं। प्लस का मतलब फिक्स समझा जाए तो इंसाइट इनटू। देखिए इस इंसाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जानकारी, गहन जानकारी को हम इंसाइट कहेंगे, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर हमें इंसाइट प्रदान करता है तो हमें वो जानकारी प्रदान करता है। तो इसका शाब्दिक अगर अर्थ कहा जाए तो इसका हिंदी होता है गहन जानकारी। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा एक सेंटेंस से इसको समझा जाए। देखिए मौर्य काल के नाम आपने सुना होगा। यदि मौर्य काल के बारे में यदि हमें जानकारी लेना है तो मौर्य काल के समय में दो किताबें लिखी गई, एक अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा, और एक विदेशी यात्री मेगास्थनीज द्वारा किताब लिखा गया जिसका नाम था इंडिका। तो चलिए इंडिका को ही लेते हैं। इंडिका से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल के सामाजिक जीवन, ठीक है ना। इंडिका हमें किस चीज की जानकारी देता है, मौर्य काल के सामाजिक जीवन की जानकारी देता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा इसको सेंटेंस के रूप में देखा जाए। चलिए क्या करें, इंडिका हमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन की एक अच्छी जानकारी देता है। इसको हम बनाते हैं। इंडिका तो किताब का नाम है, ओके। तो ये किताब का नाम है तो द लगा दूं? नहीं, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है। केवल इंडिका लिखेंगे, द इंडिका नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इंडिका एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। और प्रॉपर नॉर्मल रूल क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज नहीं होना चाहिए। चल इंडिका तातीते है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंडिका देता है, ठीक है। चलिए गिव्स हमें देता है, अस क्या देता है, एक अच्छी जानकारी देता है, एक गुड जानकारी के लिए क्या वर्ड है, इंसाइट। और क्या साइनो लिख सकते हैं इसका, तो इसका लिख सकते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस नॉलेज, ज्ञान के लिए और क्या लिखा जा सकता है, अवेयरनेस नॉलेज। तो चलिए बोर्ड पर तो 3 वर्ड है, जानकारी के लिए 3 वर्ड है, लेकिन हम इनसाइट का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बढ़िया वर्ड है। तो इंडिका गिव्स अस ए गुड इंसाइट। चलिए अब की का अंग्रेजी पता नहीं क्या होता है, हमें ये पता नहीं करना, हमें पता ये करेंगे इंसाइट लेता क्या है। देखिए की का अंग्रेजी हम अभी नहीं जानना चाहते कि की का क्या अंग्रेजी होता है। इंसाइट क्या लेता है हमें ये देखना है, ओके। तो कैसे लिखेंगे, इंडिका गिव्स अस ए गुड इंसाइट इनटू सोशल लाइफ ऑफ द मौर्यन। चलिए और मौर्य काल है तो मौर्यन पीरियड। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस कैसे बना, इंडिका गिव्स अस, इंडिका हमें देता है ए गुड इंसाइट इनटू सोशल लाइफ ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो हम समझते हैं कि हमारा ये इंसाइट हमारा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात को हम आगे लेके बढ़ते हैं। देखिए हमारा एक होमोफोन्स है जेलस, और एक और है जीलस। देखिए इसको पढ़ेंगे जेलस, इसको पढ़ेंगे जी, थोड़ा सा हल्का सा अंतर है, जेलस जीलस। देखिए जेलस का मतलब क्या होता है, पहले पार्ट ऑफ स्पीच से तय कर ले। ये एक एडजेक्टिव होगा और प्रीपोजिशन अपने साथ ऑफ, देखिए प्लस दे दिया ना, ये फिक्स हो गया। यानी कि अगर मैं जेलस से सेंटेंस बनाऊं तो अपने साथ ये ऑफ लेकर आएगा। जेलस का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल सा भाषा में कहूं तो इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। यदि कोई व्यक्ति अगर जेलस है तो वो किसी से डाह रखता है, ईर्ष्या रखता है, ठीक है ना, ईर्ष्यालु।
डाही या ईर्ष्यालु। चलिए अब ईर्ष्यालु के लिए और दूसरे वर्ड हमारे पास क्या है, तो एक हम लिख सकते इनवियस, ठीक है ना, ये भी अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, मतलब अगर इनवियस से भी सेंटेंस बनाया जाए तो ये भी अपने साथ ऑफ लेगा। ओके, और एक वर्ड है ग्रीन आइड, ग्रीन आइड, इसका भी अर्थ होता है ईर्ष्यालु। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं ही इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, एक इडियम है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति। मॉन्स्टर का मतलब यहाँ राक्षस नहीं है, मॉन्स्टर का मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ठीक है ना। ही इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, वो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है। तो ईर्ष्यालु करने के लिए ग्रीन आइड का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है, वो शब्द मॉन्स्टर के साथ आता है। ये मैं ग्रीन आइड का ना यूज बता रहा हूं कि अगर हमें ग्रीन आइड से सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम जेलस को लेके चलते हैं। जेलस का मतलब ईर्ष्यालु। जैसे कि आप ये वाक्य देखिए, चलिए एक थोड़ा सा एक सिंपल सा हिंदी लिखा, वो अपने भाई से जलता है, मतलब भाई के तरक्की से, भाई के प्रोग्रेस से उसे ईर्ष्या है। इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, ताती पे नहीं देखेंगे, एडजेक्टिव से सेंटेंस बना रहे हैं तो यहां इसको हम एमिजार से जोड़ेंगे, वह ही। चलिए इसके साथ इज लगाएंगे। क्यों इज लगाएंगे, क्योंकि इसे हम एडजेक्टिव से बना रहे हैं। ओके, तो ही इज जेलस से का अंग्रेजी क्या होता है, वैसे तो फ्रॉम होता है, लेकिन ये क्या लेगा, अब हमें ये चेक करना है, जेलस क्या लेगा, टॉप लेगा। ही इज जेलस ऑफ हिज ब्रदर, वो अपने भाई से जलता है, मतलब भाई के तरक्की से जलता है। चलिए अब इस जेलस को थोड़ा सा देखा जाए। देखिए इस जेलस का मतलब क्या होता है, उत्साही, जोशीला, ठीक है ना, जिसके अंदर उत्साह हो वो जीलस होता है। तो इस जीलस के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया जाए। ये पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा, ठीक है, वो पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होगा। इस जीलस का मतलब होता है इंथुजियास्टिक, साइनो लिखे तो इंथुजियास्टिक, फर्वेंट, पैशनेट, और इसका अगर हम सिंपल लिखे तो उत्साहपूर्ण या उत्साही। चलिए हमको कहना है कि वो एक बीजेपी का ना एक मतलब जोशीला समर्थक है, बीजेपी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कैसे इसको बनाएंगे, ही इज ए जीलस सपोर्टर ऑफ द बीजेपी, वो बीजेपी का एक ना जोशीला सपोर्टर है। चलिए एंटोनिम्स थोड़ा देख लिया जाए। देखिए इसका जो अपोजिट होगा, इस जेलस का अपोजिट होगा। देखिए एक व्यक्ति ईर्ष्यालु है, तो एक व्यक्ति है ना तो गर्व करता है, ईर्ष्या नहीं करेगा, अपने भाई पर गर्व करेगा, इसका एंटो ऐसे बनेगा। तो इसका क्या हम एंटो लिख सकते हैं, प्राउड एडमायरिंग, जो अपने भाई पर गर्व करेगा, अपने भाई की प्रशंसा करेगा, भाई से जलेगा नहीं। ये इसका एंटोनिम्स होना चाहिए ना। तो एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, प्राउड और एडमायरिंग। हिंदी लिखें तो लिख सकते हैं गौरवान्वित या प्रशंसा करने वाला। चलिए इसका एंटो देखा जाए, इसके एंटो क्या होंगे, तो जीलस, जीलस मतलब उत्साही। अब उत्साही का अपोजिट क्या होगा, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, जिसको कोई बीजेपी से मतलब नहीं हो, बीजेपी कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। अब इसका मतलब वो उत्साह उनमें नहीं है, इसका मतलब वो उदासीन है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एपैथेटिक, ठीक है ना, एपैथेटिक, या इसको हम कह सकते हैं इनडिफरेंट। और इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इसका सरल हिंदी होगा उदासीन, इसका सरल हिंदी होगा उदासीन। बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए दो तरह के वर्ड हैं, दो तरह के वर्ड हैं, एक दूसरे के होमोफोन है। लोथ, इसको पढ़ेंगे लोथ और इसको पढ़ेंगे लोथ। चलिए ये थोड़ा सा अजीबोगरीब इसका उच्चारण है, पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे लोथ, इसको पढ़ेंगे लोथ। देखिए इस लोथ जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। देखिए दोनों का उच्चारण तो एक है, अर्थ लेकिन अलग अलग होगा। होमोफोन का तो डिफिनीशन यही है, उच्चारण मिलते जुलते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है, लोथ क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए अगर आप किसी चीज के प्रति लोथ हैं तो आप उसको नहीं करना चाहते हैं,
आप उसको करने के प्रति अनिच्छुक हैं, तो इस लोथ का सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? दो बढ़िया सिनोनिम्स है, रिलक्टेंट या हम लिख सकते हैं अनविलिंग। अनिच्छुक कुछ करने के प्रति, ठीक है ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अनिच्छुक कुछ करने के प्रति। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई तरह का काम नहीं करना चाहता है, लेजी व्यक्ति है, ठीक है ना, आलसी व्यक्ति है, वो कोई भी काम करने के प्रति अनिच्छुक रहता है। इसको कैसे लिखेंगे? ही इज लोथ टू डू एनीथिंग, मतलब बहुत ही सुस्त आदमी है और वो कोई भी चीज करने के प्रति क्या होता है? अनिच्छुक होता है, वो नहीं करना चाहता। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना चाहते हैं? डेफिनेटली नहीं जाना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे? किड्स आर लोथ टू गो टू स्कूल। नहीं, किड्स आर लोथ टू गो टू स्कूल। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। चलिए स्कूल से लिख दीजिए, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। देखिए ये लोथ क्या है ना, ये लोथ वर्ब है, ये लोथ वर्ब है, और इस लोथ का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, जबरदस्त घृणा करना। ओके, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से लोथ करता है, किसी चीज से लोथ करता है, तो उससे नफरत करता है। ये लोथ वर्ब है। इसका साइनो कैसे लिखेंगे? हेट, एबहोर, बढ़िया वर्ड है एबहोर, आप इसको पढ़िए। नफरत करने के लिए हमारे पास अगले वर्ड है डिटेस्ट, ठीक है ना, नफरत करना। इसको सिंपल भाषा में लिखे तो नफरत करना। चलिए अब इसके अपोजिट के बारे में बात करते हैं। इसका अपोजिट क्या है? तो इस लोथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? आप यहीं से कुछ एंटोनिम से इसका बना सकते। देखिए लोथ का साइनो क्या था? अनविलिंग था। यहां से अन हटा देंगे तो विलिंग हो जाएगा ना इसका एंटो। तो इसका एक एंटो क्या होगा? विलिंग, इच्छुक। अगर आप किसी चीज के प्रति विलिंग है तो आप उसके इच्छुक हैं, ठीक है। आप उसको चाहते हैं करना, तो इसको शाब्दिक अर्थ क्या लिखेंगे? इच्छुक। चलिए इसके एंटो आपको पता है? लोथ का एंटो क्या हो जाएगा? लव, प्यार करना। नफरत करने का एंटो प्यार करना। देखिए टीटोटॉलर किसको कहते हैं? टीटोटॉलर किसको कहते हैं? टीटोटॉलर एक व्यक्ति होता है जो शराब से नफरत करता है। कैसे लिखेंगे इसको? इस पर सेंटेंस एक डील करते हैं। चलिए, ए टीटोटॉलर इज वन हु लोथ्स वाइन। तो बच्चों आज का हमारा ये जो होमोफोन का जो क्लास है ये आज इतना ही रहेगा, लेकिन अभी होमोफोन की सीरीज अभी जारी रहेंगे। अभी 2 या 3 वीडियो और आएंगे होमोफोन्स को लेकर। वे जबरदस्त होमोफोन्स होंगे जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होमोफोन्स में कुछ अनावश्यक वर्ड वाले भी होमोफोन है। मैंने उन सारे अनावश्यक वाले होमोफोन को मैंने छोड़ दिया है, मैंने उनको यूज नहीं किया है। आज या इसकी पिछले वाली वीडियो में जितने होमोफोन्स हैं वो देखिए, अब वो किसी तरह से पूछा जा सकता है। ये वर्ड सिनोनिम्स के रूप में पूछा जा सकता है, ये वर्ड एंटोनिम्स के रूप में पूछा जा सकता है, ये वर्ड वन वर्ड के रूप में पूछा जा सकता है, इनसे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। मतलब ये सारे जो वर्ड है आप होमोफोन का एक नाम हो गया। होमोफोन एक जस्ट नाम हुआ। आप एक एक्चुअली आप वर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो वर्ड्स है ना वो वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स है। वैसे वर्ड्स जो कि बहुत बहुत बार पूछे गए हैं, इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सके। यदि आपको एग्जाम निकालने हैं, चाहे वो लेवल चाहे किसी लेवल का एग्जाम हो, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इस चैनल पर अभी आगे हमारे होमोफोन्स की वीडियो, अभी 2-3 और वीडियो आएंगे जिसमें सारे होमोफोन्स की चर्चा की जाएगी। आज की बात बस इतना ही। आप इस चैनल से जुड़े रहें, नियमित तौर पर आपको वीडियो प्राप्त होंगे तरह तरह के टॉपिक्स पर। आज की बात बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।